नमस्कार। द बोनस के खास शो शक्ति की समृद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरत। सिंगल मदर्स का सफर आसान नहीं होता। वो माँ भी होती हैं और पिता का रोल भी निभाती हैं। ऐसे में उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज के शो में हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंगल मॉम, चाहे वो वर्किंग हो या फिर नॉन वर्किंग, अपने और अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकती है। आज के शो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिंगल मदर्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी हो जाती है, इमरजेंसी फंड उन्हें कैसे बनाना चाहिए, बीमा और निवेश का सही कॉम्बिनेशन क्या होता है, बजट और खर्चों की प्लानिंग उन्हें कैसे करनी चाहिए। तो शो में हम आपके लिए सवाल उठाएंगे, इनके इर्द गिर्द चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम नीतू अग्रवाल जी की कहानी पर गौर करते हैं कि कैसे सही प्लानिंग के साथ उन्होंने एक सिंगल मदर का सही से रोल निभाया है। मुंबई की रहने वाली नीतू अग्रवाल की कहानी आज हर सिंगल मदर को सोचने पर मजबूर करती है। नीतू 2 बच्चों की मां है, आईटी सेक्टर में काम करती हैं। कोविड के बाद अकेले परिवार की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और बच्चों के एजुकेशन प्लान पर ध्यान देकर आज खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बना लिया है। नीतू की कहानी बताती है कि सही प्लानिंग से सिंगल मॉम भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकती हैं। तो देखा आपने कि कैसे नीतू जी की जिंदगी में एक तूफान आया। उस तूफान से उन्हें कई परेशानी भी हुई, लेकिन उन्होंने सही प्लानिंग की और उसके साथ ही उन्होंने अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवार लिया। ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए आप भी अपने आप को कैसे तैयार कर सकती हैं, हमारे इस खास शो में आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल होने जा रही है पूजा भिंडे, जो कि CFP है PB इन्वेस्टमेंट में। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो महिलाएं आज हमारा शो देख रही हैं, आप सबसे पहले उनको क्या कहना चाहेंगी? सिंगल मां होने के नाते उनके लिए क्या जरूरी हो जाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम उनके लिए क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच पल्लवी शो में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सिंगल मदर जो है नॉर्मली बाय चॉइस नहीं होता है। या तो आप हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या तो फिर डिवोर्स जैसा कोई सिचुएशन आ जाता है जिस वजह से वो सिंगल हैं, एंड एट द सेम टाइम उनको अपने बच्चों की जो पूरी फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, उन्हें घर चलाना है, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। ये सारी चीज़ें उन्हें खुद करनी है। अब ये तो हो गई एक फाइनेंशियली जिंदगी जीने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटल भी एक प्रेशर हो जाता है सिंगल मदर्स के लिए कि किस तरीके से जीना है। थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। डिपेंडेंस ऑन फैमिली मेंबर्स भी उस टाइम पे नहीं सोचता है कि अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अगर आप वर्किंग हैं तो फिर भी काफ़ी आसानी से इसमें से आप बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि आप जॉब कर रही हैं या तो फिर आपका खुद का बिजनेस है, तो आपके पास एम्पावरमेंट के लिए या इनफ्लो के लिए एक रास्ता खुला है। और वहाँ आपकी जर्नी भले ही एज अ सिंगल मदर शुरू हो जाती है, लेकिन आप आसानी से उसको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करके एक अच्छा खासा सिक्योर फ्यूचर प्लान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं और इस तरीके की कोई परिस्थिति आ जाती है, तो सबसे पहले तो बस अपने आप को ये दिलासा दिलाना है कि आप विमेन हैं, एंड विमेन शक्ति हैं। शक्ति के बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा शो है। सो डेफिनेटली सबसे पहले तो सब कुछ बहुत आसान है और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। सिर्फ आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है और थोड़ा समय देना है। अब अगर डिवोर्स जैसा कोई सिचुएशन है तो शायद एलिमनी का कोई पैसा आता है, और अगर डेथ जैसा कोई सिचुएशन है तो शायद लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का कोई पैसा आता है। तो सबसे पहले क्या सिचुएशन है उसको पहले मेंटली और इमोशनली संभालने की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कोई भी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आपको मनोबल आपका स्ट्रॉन्ग करना है, और जो सिचुएशन है उसको बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है कि अब जो है जैसा है उसको आगे कैसे
लेके जाना है और आगे कैसे बढ़ाना है। जब ये एक कॉन्फिडेंस और एक आपका सेल्फ डाउट निकल जाएगा, फिर एक अच्छे से एक्सपर्ट या तो फिर फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके भी साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप बैठ के ये पूरी जर्नी बहुत ही आसानी से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले पल्लवी मैं यही कहूंगी कि कोई भी सिचुएशन आती है तो डिफिकल्ट नहीं है, हम वही सिचुएशन को उसी समय से अपने हाथ में लेंगे ना तो हम बदल सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम उसकी बात और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और उसको आगे किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की जर्नी पे लेके जाएंगे। ठीक है पूजा जी, आपने बहुत अच्छे से जो है हमें पहला स्टेप समझाया है। जैसा कि पूजा जी ने भी बताया है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आप एक सिंगल मॉम बन जाती है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास जो है वो रखना है। पूजा जी, अगर आपकी मैं बात करूं तो आप जो है महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्मार्ट प्लानिंग पे जो है वर्षों से काम कर रहे हैं, कई सालों से कर रही हैं। तो ऐसे में अगर कोई सिंगल मदर है तो उसको आप क्या आज सलाह देंगे कि उनके लिए कौन कौन से फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, और क्या हाउसवाइफ्स के लिए फाइनेंशियल टूल्स जो हैं वो वर्किंग मदर जैसे ही होंगे या वो कुछ डिफरेंट हो जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेप तो हमने बात कर ली। अब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, मेरे हिसाब से फाइनेंस के मामले में जब हम बात करते हैं तो पहला स्टेप आपकी कैश फ्लो जर्नी क्या है, आपकी बजटिंग क्या है, वो समझने की बहुत जरूरत है। जो भी आता है या जिनके साथ भी हम बैठते हैं, सबसे पहले ना हम इन्वेस्टमेंट या फंड्स की बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि आपका कैश फ्लो क्या है, आपको मंथली अगर कोई इनकम आ रही है तो वो कितनी आ रही है, आपके अभी जो खर्चे हैं घर चलाने के लिए, आपके बच्चे छोटे हैं उनकी एजुकेशन की फीस कितनी है, आपके एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, आपका घर रेंट पे है, आपका घर अगर रेंट पे नहीं है तो कितने खर्चे हैं। एंड अगर ये सिचुएशन अभी आई है तो अभी से, क्योंकि अब तक क्या होता था, शायद डिपेंडेंसी वाला सीन था, अभी खुद से करना है, तो सबसे पहले एक नोटबुक मेंटेन करें, या अगर आप एक्सेल पे काम चला सकती है तो एक्सेल मेंटेन करें। 3 महीना आप डिलीजेंटली आपके कैश फ्लोज को लिखें, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कैश फ्लो समझ में आएगा, वो एक फर्स्ट स्टेप हो गया। एंड सेकेंड स्टेप, गोल की प्लानिंग। गोल्स मतलब हमारे फाइनेंशियल जो गोल्स होते हैं बहुत सिंपल है, हम आज जो भी एज में हैं उसके बाद कौन सा ऐसा पड़ाव आएगा जिंदगी का जब आपको बड़ा पैसा या बड़ी रकम लगने वाली है, वो आपको मेंशन करना है। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा नॉर्मली सालाना तो होता ही है, वो तो आपने ईयरली में मेंशन कर दिया, लेकिन एक बड़ा खर्चा, एक बड़ा एजुकेशन का कोई फीस है तो कौन सी एज में आएगा, फिर बच्चों की शादी के लिए हम थोड़ा बहुत रखेंगे तो कितना अमाउंट रखेंगे, और एक खुद की रिटायरमेंट के लिए। बेसिकली 3-4 ऐसी बड़ी बड़ी चीजें या बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे जब हमें बड़ा पैसा लगेगा। बस कितना लगेगा और कब लगेगा, टेंटेटिव सब अजम्पशन पे प्लानिंग होती है, कोई यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मेंशन करता है, आपको टेंटेटिव इतना लिखना है। सबसे पहला यही करना है पल्लवी। बिल्कुल, तो आपको टेंटेटिव फिगर्स जो है वो एक बार देखनी होंगी कि कितनी जो है वो रहेगी। जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको कैसे कितना पैसा चाहिए होगा, इसमें आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं। लेकिन पूजा जी, अगर मैं बात करूं इमरजेंसी के बारे में, तो अक्सर हमने ये देखा है कि लोग ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई मुझे एक इमरजेंसी फ़ंड जो है वो बनाना चाहिए। ख़ासतौर पर अगर एक सिंगल मॉम है तो उनके लिए इमरजेंसी फ़ंड बनाना कितना ज़रूरी हो जाता है और कैसे वो इसे तैयार कर सकती है, मतलब कितने महीने का पैसा जो है इन्हें रखना चाहिए, किस हिसाब से जो है इस फंड को क्रिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, इमरजेंसी मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज हो जाती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या पैसे को किस तरीके से प्लान करना है। पहला तो हमने लिख दिया, लिखना है कि भाई हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है। अब जब प्लानिंग और पैसे को एक्चुअली इन्वेस्ट करने की बात आती है, सबसे पहले आपको लंबा समय नहीं देखना है, पहले आपको शॉर्ट टर्म देखना है। कंटिजेंसी, इमरजेंसी मतलब अगर आप जॉब भी कर रही हैं लेकिन क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन आ गई और आपको शायद कोई ब्रेक लेना पड़े, आपके बच्चों की जरूरत आ गई, या शायद आपके पेरेंट्स की किसी की हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपको शायद ब्रेक लेना पड़े, या
शायद आपकी जॉब उस टाइम पे छूट जाती है कोई रीजंस की वजह से और आपको दूसरी जॉब लेनी है, तो वो बीच में जो पीरियड होता है जब आपके पास इनकम नहीं है, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक पर्सन की कमाई से आपको बच्चे की ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि आप और आपका बच्चा, या अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे, उनका जो भी है वो आपके ऊपर है। सो 6 महीने का मेरे हिसाब से जो मंथली आपका खर्चा है उसको आप साइड में पार्क करें। समझो आपको घर चलाने के लिए, बच्चों की फीस वगैरह वगैरह के लिए महीने का 25 से 50 हजार रुपए लगता है, जितना लगता है जी। उसका 6 महीने का जो अमाउंट आता है, 3 लाख के आसपास जो भी अमाउंट आता है, वो अमाउंट आप एक साइड में सेफ फंड में रखें। उसको आपको इन्वेस्ट करने के लिए इक्विटी या इस तरीके के ऑप्शंस नहीं चूज करने, आप या तो सेविंग अकाउंट में रखें या तो फिर आप डेट फंड में रखें। जी ठीक है, ये आपने पूजा जी बहुत अच्छी बात बताई है कि 6 महीने के खर्चे का जो है पैसा आपको जो है इमरजेंसी फंड में ज़रूर रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई दिक्कत आ जाती है, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जिसका सलूशन हमें नहीं मिलता है और खर्चे जो होते हैं वो बेहिसाब हो जाते हैं। तो ऐसे में इमरजेंसी फंड अगर आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि आप सुरक्षित हैं। पूजा जी, आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल मेरी सहयोगी दिव्या जो है वो हमारे साथ जुड़ गई है और दिव्या जो है वो हमें कुछ दिलचस्प चीजें आज बताने जा रही हैं। दिव्या हमें समझाने जा रही है कि सिंगल मदर्स के लिए 6 जरूरी फाइनेंशियल स्टेप्स कौन से होते हैं। तो चलिए दिव्या के पास चलते और समझते हैं इन फाइनेंशियल स्टेप्स के बारे में, और उसके बाद पूजा जी के पास वापस लौटेंगे। जी पल्लवी, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक माँ वो होती है जो खुद से पहले बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों के बारे में सोचती है, लेकिन बच्चों के साथ साथ अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप सिंगल मदर हैं फिर तो आपको पूरी तरीके से एक प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या वो 6 फाइनेंशियल स्टेप्स होने चाहिए ज़रूरी, जो आपके लिए उठाना ज़रूरी है। और इनमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है, अगर आप सिंगल मदर हैं तो आपके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, फाइनेंशियली बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। इनकम और खर्चों का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इनकम और खर्चों का हिसाब रखेंगे तो सेविंग्स का जो हिसाब है वो अपने आप निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 2 पर अगर जाएं तो कम से कम 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड आपको ज़रूर रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपके पास इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए जिसमें 6 महीने तक का जो है आपका खर्चे पानी का पैसा उसमें हो। अगर नंबर 3 पर आए तो हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस का पर्याप्त कवर ज़रूर लेना चाहिए। जितना कवर आपके लिए इनफ है, आपके लिए अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से जितना भी कवर आपके लिए पर्याप्त है उतना कवर हेल्थ का और टर्म का लेके चलें। आगे बढ़ते हैं, आगे चले तो बच्चों के लिए जो है एजुकेशन और सिक्योरिटी प्लान बनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिंगल मदर हैं आप, ज़्यादा रिस्क लेना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एक प्लानिंग करके चलना ज़रूरी है बच्चों के हिसाब से भी। उसके बाद SIP या फंड जैसे ऑप्शंस के साथ आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे लेकिन आगे जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ नज़र आएगी। इसके बाद किसी एक्सपर्ट के ज़रिए एक विल जो है ज़रूर बनवा लें अपनी। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूँ तो जो सिंगल मदर्स हैं उनके लिए क्या फाइनेंशियल टूल्स हैं, टॉप फाइनेंशियल टूल्स हम देख लेते हैं क्या कुछ हो सकते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी की तैयारी। सबसे पहले तो अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपके लिए फाइनेंशियल टूल है इमरजेंसी फंड प्लस एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना। ये आपको इमरजेंसी की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर देता है अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, इमरजेंसी फंड है और हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके बाद बच्चों के फ्यूचर की अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए चाइल्ड प्लान या फिर म्यूचुअल फंड SIP, ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आगे की सेविंग के लिए, बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई है या फिर जो भी आगे की स्टडीज़ हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। नंबर 3 पर खुद की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, फैमिली के साथ साथ अपने बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब आप ठीक रहेंगी तभी फैमिली भी ठीक रहेगी। खुद की सेफ्टी के लिए टर्म प्लान प्लस क्रिटिकल इलनेस कवर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आखिर में लॉन्ग टर्म की अगर आप सेविंग का गोल देख रही हैं, लंबे समय के लिए आपको सेव करना है तो PPF या फिर RD या फिर गोल्ड या फिर SIP यानी कि SIP के ज़रिए आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकती हैं, अच्छे से सेव कर सकती हैं।
ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया कि कौन कौन से फाइनेंशियल टूल्स जो हैं वो सिंगल मॉम के काम आ सकते हैं। पूजा जी, वापस आपके पास आती हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इमरजेंसी फंड के बारे में, और अभी जो दिव्या ने भी डेटा दिखाया है, दिव्या ने हमें जो चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली इमरजेंसी में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रहती है इंश्योरेंस। अक्सर हमने देखा है, आप सिंगल मदर कोई अगर है यहाँ पर, तो उसके साथ सबसे बड़ी क्या होती है कि इमरजेंसी अगर हेल्थ की आई है और अगर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ तो कितनी मुसीबत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना पैसा इकट्ठा किया है वो वहाँ लग जाएगा, और चूंकि वो सिंगल मॉम है, अगर वो कल को नहीं रहती हैं तो उनके बच्चों के लिए जो है टर्म इंश्योरेंस करवाना उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे इंश्योरेंस प्लान हैं जो सिंगल मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं आज के वक्त में? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ही बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इस तरीके की घटना आती है या सिचुएशन आती है, जैसे हमने मेंशन किया, पहले आप मेंशन करेंगे, उसके बाद आप कंटिजेंसी फंड मेंटेन करेंगे ताकि आपका इमरजेंसी हो गया। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसा है, जब बच्चे छोटे हैं, छोटे मतलब 18 साल से छोटे तो वैसे ही माइनर हैं, बट 18 साल पे उनकी कमाई तो शुरू नहीं होती ना, उनकी तो एजुकेशन शुरू होती है। उनकी एक्चुअल कमाई जो है ना पल्लवी, वो 25 या 30 साल में होती है, जब वो एक्चुअली अर्न करने की एज पे आ जाते हैं। तो जब आपके बच्चों की 25 या 30 की एज आती है, फर्ज करो उस टाइम तक आपको, मतलब शायद 55 या 60 के आप एज के हैं, तब तक की आपकी टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी लाइफ को कुछ हो जाए, मतलब आपकी डेथ हो जाए, सिंपल शब्दों में, तो वो पूरा का पूरा पैसा आपके बच्चे को जाए। अब यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज है मार्केट में, तो क्या होता है, काफी टाइम कंफ्यूजन होता है कि कौन सी पॉलिसी खरीदनी है। तो जो हम यहाँ टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, वो प्लेन वेनिला टर्म प्लान। इसका मतलब अगर मेरी डेथ होती है तो वो पैसा जाएगा मेरे नॉमिनी यानी मेरे बच्चे को। लेकिन ऐसे भी प्लान्स है जहां आपको शायद ऐसे कोई आएंगे, शायद मिस सेलिंग होती है कि इसमें आप पैसा प्रीमियम जो डालते हैं, अगर डेथ होगी तो भी पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको मेच्योरिटी पे भी पैसा मिलेगा। ये हो जाता है कॉम्बिनेशन वाले प्लान्स। तो हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को अलग रखें और आप इंश्योरेंस को अलग रखें। ऐसे शायद यूलिप प्लान्स भी काफी लोग उसमें ले लेते हैं कि इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, एक ही कॉम्बो प्लान है। लेकिन उसमें वापस एक कॉम्प्लिकेटेड प्लान रख के जितनी चीजें कॉम्प्लिकेट करेंगे हमको ही नहीं समझ में आएगा हमने क्या किया हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट को हम अलग से प्लानिंग करेंगे और सिर्फ प्लेन वेनिला इंश्योरेंस प्लान लेंगे। अब यहाँ पे पल्लवी, जब बच्चा माइनर है तो आपके नॉमिनी में बच्चे के माइनर होने के साथ एक गार्डियन का नाम मेंशन होता है। सो आप किसी ऐसे गार्डियन का नाम मेंशन करना है जो आपके फैमिली में जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है जो हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है। जैसे टर्म हमने कहा कि डेथ पे ही पैसा मिलता है, वैसे हेल्थ, अब हॉस्पिटलाइजेशन इतना महंगा हो गया है कि एक बार अगर गलती से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो 2-5 लाख का खर्चा ऐसे हो जाता है। बिल्कुल। सो एक प्रॉपर फ्लोटर प्लान जिसमें आप और आपके बच्चे दोनों कवर्ड हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आज की तारीख में 10 to 15 लाख मिनिमम, और उसके ऊपर अगर आपको सुपर टॉपअप आप ले सकते हैं तो 25 से 50 लाख का। नॉर्मली ये कोई बहुत ज्यादा महंगा होता नहीं है अगर आप अर्ली एज से शुरुआत करते हैं और अगर आपको उस टाइम पे कोई ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस भी नहीं होती। नहीं तो आजकल लोगों को 40 पे ही काफी मेडिसिन खानी पड़ती है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मेरे पास ये ऑलरेडी पॉलिसीज हैं और उसमें मेरी फैमिली कवर्ड है। सो प्लीज ये गलती ना करिए, आप सेपरेट एक पॉलिसी रखें, क्योंकि अगर आपकी जॉब छूट गई तो वो पॉलिसी भी छूट गई। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। वो है लाइफ इंश्योरेंस जो प्लेन टर्म कवर, और हेल्थ इंश्योरेंस जो एक सफिशिएंट कवर होना चाहिए जिसमें आपका बच्चा भी इंक्लूडेड है।
ठीक है, तो अब तक आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है कि इमरजेंसी फंड सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको इंश्योरेंस ज़रूर लेनी है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, जो कि जैसे कि पूजा जी ने बताया प्लेन वनीला प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ का। खैर पूजा जी, इस बीच में हमारे बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल इंदौर से रुचि शर्मा का है। ये कह रही है कि मैं एक वर्किंग सिंगल मदर हूँ, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, तो कहाँ से शुरुआत करूं? पूजा जी, हम यही जिक्र कर रहे थे कि हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि सिंगल मदर्स के साथ ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चूंकि एक बच्चे हैं या दो बच्चे, आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं स्कूल्स वगैरह के भी, तो सेविंग्स अक्सर नहीं हो पाती हैं। तो इन्हें ज़रा गाइड कीजिए कि इनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से बीइंग अ विमेन, हमारे अंदर वैसे हमारा एक नेचर ना वो सेविंग नेचर है। अगर आप कहीं कुछ खरीदने चले जाएं तो आप बार्गेन करेंगे, आप डिस्काउंट मांगेंगे, आप देखेंगे ऑफर है कि नहीं है। सो बस उसी चीज को, वो उसी क्वालिटी को फाइनेंस में भी लेके आना है आपको। बस जैसे मैंने मेंशन किया, आप एक लिखें कि आपको हर महीने कितनी इनफ्लो है और कितना एक्सपेंस है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग में जितना इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही एक्सपेंस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ना इमरजेंसी तो रखें, लेकिन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरीके के 3 अलग अलग टाइमलाइंस के गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 3 साल, मिड टर्म मतलब 3 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ऊपर। तो ये 3 चीजों में आपको गोल्स को डिवाइड करना है कि 1 साल तक तो इमरजेंसी का पैसा है, 1 से 3 साल में कितना लगेगा, 3 से 5 साल में कोई कुछ आने वाला है, घर है, गाड़ी है, 5 साल के ऊपर ये सारे बड़े सारे गोल्स हैं। बस ये गोल्स एक बार देखेंगे ना, तो खुद ही खर्चों पे कंट्रोल आएगा। और बाकी थोड़ा ना ये पीयर स्पेंडिंग कम करें। थोड़ा हम सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर की वजह से कुछ ज्यादा ही अपने नेचर के विपरीत स्पेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। सो वो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सिचुएशन आए, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। मतलब मुझे पता है आज में जीना एंड ऑल दैट इज नाइस डायलॉग के लिए, लेकिन फ्यूचर के लिए पैसे संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। सोशल मीडिया वगैरह आजकल हम लोग जो है शो ऑफ शायद बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि अपने बच्चों को और अपने आप को अगर आप बेहतर कल देना चाहते हैं तो आज से आपको प्लानिंग जो है वो ज़रूर स्टार्ट करनी होगी। अगला सवाल कोलकाता से स्मिता घोष का है। ये कह रही है कि मुझे 10 साल के बाद बच्चों के लिए पैसे चाहिए, क्या मेरे लिए म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प है? पूजा जी। जी बिल्कुल, देखिए एक तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मेंशन किया कि 10 साल बाद, सो हमारे पास 10 साल का समय है। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या है, 5 साल के ऊपर वाला टाइम है, मतलब अच्छा खासा टाइम है आपके पास, तो आप इक्विटी में पैसा डाल सकती हैं, तो वो भी एक हो गया। अब हर महीने डालेंगे तो एसआईपी की वजह से एवरेजिंग भी अच्छी मिल जाएगी। अगर आप 10 साल के लिए 10,000 हर महीने एसआईपी कर सकते हैं, तो आपका 10 साल बाद 23 लाख का कॉर्पस बनेगा। और उसमें भी बहुत अच्छी बात यह है कि हर साल आप उसमें 10% से स्टेप अप करेंगे, मतलब टॉप अप करेंगे, तो यही बन जाएगा 35 लाख तक। और अगर आप हर महीने 25,000 तक कर सकती हैं तो आपका कॉर्पस अराउंड 50 लाख के आसपास बन जाएगा। और उसमें भी अगर आपने हर साल 10% से टॉप अप किया तो अराउंड 80 लाख तक बन जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि आपने जब सवाल किया आपने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि 10 साल, लेकिन हर बार आपको गोल को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि कितना अमाउंट चाहिए। तो ये एग्जाम्पल से शायद थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इन्हें। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी जो है वो मिल गई होगी। खैर अगला सवाल लेते हैं भोपाल से श्वेता वर्मा का। ये कह रही है कि इनके पास थोड़ी बहुत सेविंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल इंश्योरेंस नहीं है, तो इनको दुविधा ये है कि इन्हें पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू करें, सिप शुरू कर लें। तो पूजा जी क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी और किस तरीके की सिचुएशन है। इंश्योरेंस जैसे हमने अभी जस्ट बात की कि आपको सिचुएशन के हिसाब से अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली एक टर्म कवर टिल द एज ऑफ 60, आपकी खुद की 60 की एज तक, जब तक बच्चे खुद कमाने की एज तक हो जाए, वो लेना बहुत जरूरी है। अब वो कितना लेना, तो आपकी जो आईटी आप रिटर्न्स जो आप फाइल कर रहे हैं उसका 10 से 15 टाइम्स आपको इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। मतलब अगर सब समझो 5 लाख आपका सालाना इनकम है
तो मिनिमम आपको 75 लाख टू 1 करोड़ का आपको टर्म कवर आपका होना चाहिए। ये एक बेसिक एग्जांपल दिया मैंने। और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस आज की तारीख में जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। बेसिक 15 लाख 20 लाख तक रखिए, बाकी ऊपर उसके ऊपर सुपर टॉप अप ले लीजिए, लेकिन कॉम्बिनेशन प्लान से बचें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। बिल्कुल कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना है, सिंपल वनीला प्लान्स की तरफ जो है वो मूव करना है। खैर पूजा जी, हम अपनी चर्चा की तरफ वापस चलते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि सिंगल मॉम्स के साथ ये कई बार होता है कि उनकी मंथली इनकम कई बार बहुत ज़्यादा नहीं होती, चूँकि बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है, उनको भी देखना होता है। तो कई बार वो हमने ये भी देखा है कि ऐसे काम करती हैं जैसे फ्रीलांस कर लिया, जिसमें थोड़ी बहुत सीमित आय जो है वो आ रही है। तो अगर किसी के साथ ऐसा है, उसकी मंथली इनकम जो है वो कुछ लिमिटेड है, तब भी निवेश जो है वो पॉसिबल है क्या? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा सवाल है पल्लवी कि एसआईपी क्या है। वो तो म्यूचुअल फंड में डालने का एक जरिया है कि हमने हर महीने एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अब इसको ना बहुत पॉजिटिवली देखें ना, तो क्या होता है, एक मुश्त भी डाल सकते हैं आप, लेकिन क्या होता है जब हम एक मुश्त पैसा डालते हैं ना, एक नेचर बन जाता है कि 6 महीने 12 महीने हम देखेंगे, हमको लगेगा अरे हमने अभी तो इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन ऑटोमेटिक होता है ना, तो वो हर महीने जैसे खर्चे निकलते हैं, जैसे बच्चे की स्कूल की पढ़ाई के खर्चे निकलते, वैसे इन्वेस्टमेंट भी होते जाता है। सो ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट्स की एक अलग साइकोलॉजी हो जाती है और सेविंग भी हो जाती है। सो वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो वो हो गया और प्लस एवरेजिंग अच्छी मिल जाती है। अब महीने अगर इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, एक छोटू सा अमाउंट का आप हर महीने दे दें, लेकिन अगर आपके पास ऐसा फ्रीलांसिंग के हिसाब से पैसा जाए, डेफिनेटली उसको एक मुश्त डालें। लेकिन कभी भी आप पैसा निवेश करें, आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें और समझिए कि उस टाइम पे मार्केट की क्या लेवल है, क्या एक मुश्त एक साथ इक्विटी में डालना है, हाइब्रिड में डालना है, क्या मार्केट सिचुएशन है, गोल्स को कितना समय है, या तो फिर एसटीपी लगा ले, जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है, जो एक मुश्त पैसा है ना उसको डेट में जाएगा और डेट से फिर उसको हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आप इक्विटी में एंट्री ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्लानिंग है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा मान लेते हैं कि लमसम आ रहा है, तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपको इकट्ठा पैसा अगर निवेश करना है तो कहाँ करना है। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा पूजा जी कि सिंगल मदर्स जो होती है ना, उनके ऊपर लोन का बोझ भी होता है। तो ऐसे में सेविंग, इन्वेस्टमेंट ये कैसे शुरू करें? क्योंकि ना कई मतलब सबको लगता है कि अच्छा पहले मैं लोन की EMI उतार दूँ, लोन ख़त्म कर दूँ, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट की जाएगी। तो आप ऐसी मदर्स को क्या सलाह देंगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज ना क्योंकि ये इन्होंने शायद लोन लिया भी नहीं होगा, शायद इनके हस्बैंड्स का या कुछ ऐसा कोई पहले का होगा, तो कैश फ्लो में ये इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जितनी जल्दी हम कवर अप कर लें, जैसे कोई लमसम पैसा आया है या तो फिर थोड़ा बहुत लोन की हम ये कम कर सकते हैं, अमाउंट कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा देके किस तरीके का लोन है उसके हिसाब से डिसीजन लेना होगा, चाहे वो गुड लोन है या तो फिर कोई पर्सनल लोन है। तो अगर पैसा आया है कोई टर्म प्लान से या तो फिर एलिमनी से या कहीं से भी, तो उस थोड़ी बहुत आप अमाउंट कम कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद लोन लेने की बारी आती है, सो वो आपकी कैश फ्लोज के हिसाब से देख के ही आप ले। अगर आपकी कैश फ्लो इनफ है लेकिन EMI जो है वो 50% क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट 30% से ज़्यादा EMI का प्रेशर आपके इनफ्लोज पे नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है और आपकी अच्छी खासी इनकम है तो ही आप लोन लें। और लोन भी आप किस वजह से ले रहे हैं, पर्सनल लोन से बचें। एजुकेशन लोन अगर बच्चे के लिए लेना है तो डेफिनेटली वो ले सकते हैं। एंड आप अगर अभी इंश्योरेंस भी लेने जाते हैं ना पल्लवी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप MWP एक्ट के अंदर वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले, विच इज मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ताकि अगर आपकी कभी कोई लोन चल रही है और आपकी लाइफ को कुछ हो जाता है तो वो पैसा लोन फ्री हो जाएगा। वो पैसा जब बच्चे को पास ऑन होगा ना, अगर जरूरत पड़ी तो उसको लोन की लायबिलिटी नहीं लगेगी और वो पैसा फुल तरीके से बच्चे के काम आ जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो लोन अगर आप ले रहे हैं तो लोन लेने से जो है आपको बचना चाहिए। अगर आप एक सिंगल मॉम है, ज़रूरत पड़ने पे ही लोन ले, पर्सनल लोन ना ले, जैसा कि पूजा जी ने भी आपको बताया। खैर पूजा जी, हमारे पास और भी हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। निधि तिवारी का सवाल है लखनऊ से। ये कह रही हैं कि मैं हर महीने केवल 5,000 रुपये ही बचा पाती हूँ, तो क्या इससे बच्चों के फ्यूचर के लिए फ़ंड जोड़ सकते हैं? पूजा जी।
जी, मैंने इसके लिए कैलकुलेशन मैं निधि जी को देना चाहूँगी पल्लवी, कि 5,000 की एसआईपी अगर आपने जैसे कहा बड़े टेन्योर के लिए, कि बच्चों के फ्यूचर के लिए, अब यहाँ पे ना सवाल में निधि जी आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना, जब हम क्वेश्चंस आते हैं गोल्स के लिए, कि आपको कितना साल, बच्चे आपके व्हाटएवर एज के हैं, अभी समझो 5 साल के हैं, तो पता है 20-21 साल में इनको हायर एजुकेशन का एक टाइम लगेगा, या 15-20 साल का समय है। तो वो समय और कितना अमाउंट आज की तारीख में समझो 25 लाख लगता है या 50 लाख लगता है बड़ी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, तो उसको हम इन्फ्लेट करके 3 गुना 4 गुना जो अमाउंट है उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, तो ये हो जाती है सही तरीके की प्लानिंग। एक 5,000 की एसआईपी से अगर कैलकुलेशन दूं तो 20 साल में आप 50 लाख की राशि जुटा लेंगे, और उसमें भी जैसे मैंने कहा टॉप अप करेंगे हर साल। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना, एसआईपी करते हर महीने, हर साल 10% से उसको बस स्टेप अप कर दें तो सीधा का सीधा ये अमाउंट 80 लाख तक हो जाएगा। अगर आपके पास 30 साल का समय है तो 5,000 की एसआईपी से आप 1.75 करोड़ जुटा लेंगे, और यही अमाउंट अगर 10% टॉप अप किया तो 4 करोड़ होगा। अब समझ सकते हैं आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर 5,000 की एसआईपी भी की लेकिन 30 साल का समय है तो हम 4 करोड़ जुटा लेंगे। बहुत अच्छी बात है ये समझने के लिए। इसके लिए हम क्या कहते हैं पता है पल्लवी, क्या होता है, विमेन जो है ना जब इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं उनको लगता है नहीं नहीं मुझे म्यूचुअल फंड नहीं समझता है, मुझे स्टॉक नहीं समझता है, मुझे इक्विटी, मेरे को डर लगता है, मेरे को सेफ, मेरे को एफडी एफडी एफडी। लेकिन जब इनके साथ ये बात करते हैं ना तब समझ में आता है कि भाई लंबे समय में कंपाउंडिंग का कितना अच्छा बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल, तो बूंद बूंद जो है वो सागर बनता है, बस आपको ये याद रखना चाहिए। और 5-5 हज़ार जोड़ के भी आप सोचिए, जैसे पूजा जी ने पूरी कैलकुलेशंस के ज़रिए समझाया है कि कितना पैसा आप जोड़ सकती हैं, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। खैर अगला सवाल ले लेते हैं, गाज़ियाबाद से दिव्या सिंह का है। ये कह रही है कि मेरे एक्स हस्बैंड मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में कोई गवर्नमेंट स्कीम का लाभ जो है इन्हें मिल सकता है? देखिए मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आ रहा है सिचुएशन, जो क्वेश्चंस है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि भाई इनके पास कोई मंथली इनफ्लो, लेकिन समझ में ही आता है कि शायद ये हाउसवाइफ है, इस वजह से की डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले तो आप खुद से प्लानिंग करना शुरू करें। गवर्नमेंट आपको कोई भी चीज़ जस्ट ऐसे फ्री में तो नहीं होगा। सो लोन्स वगैरह में सपोर्ट है, अगर घर ले रहे हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी का फर्क पड़ता है। अगर आप लो इनकम में हैं तो मुद्रा लोन्स वगैरह आ जाता है, हाउसिंग फॉर ऑल के लोन्स आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, अगर एक रेगुलर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो आपको खुद से ही आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी शुरुआत करनी होगी। यहाँ पे क्या होता है पता है, काफी पल्लवी क्या होता है कि अगर आप हाउसवाइफ है और ऐसी सिचुएशन आती है ना, इनको बाहर निकलना होगा, थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इनकम खुद से करनी पड़ेगी, थोड़ी अर्निंग शुरू करनी पड़ेगी। मुझे पता है ये एक डिफिकल्ट फेज है और डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को बाहर निकलने के लिए, इस तरीके के ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन आप कितना साल चलाएंगे अगर आपको थोड़ी बहुत यहाँ से रिलीफ भी मिल जाएगी तो। सोचने वाली बात है कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचें। आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको बस बाहर निकलना है और थोड़ा मनोबल को स्ट्रांग रखना है। बिल्कुल, तो दिव्या जी आपको जैसा कि पूजा जी ने भी बताया कि आपको जो है बाहर निकलना है, देखना है कि आप क्या काम कर सकती हैं। घर से भी बहुत सारे काम आप कर सकती हैं, बस थोड़ा सा आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। खैर पूजा जी, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। हम लोगों ने पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की तो बात कर ली कि एक सिंगल मदर को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो होती है विल, यानी कि वसीयत बनाना। तो विल बनाना कितना ज़रूरी हो जाता है स्पेशली एक सिंगल मदर के लिए, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अक्सर फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान जो है देखते हैं कि सिंगल मदर्स कर देती हैं, उन गलतियों से वो कैसे बच सकती हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली पल्लवी क्या होता है, गलतियां हम उसी समय पे करते हैं जब हमें समझ नहीं आती है, पैसों की कमी होती है और खर्चे इतने होते हैं। तो उस टाइम पे जैसे मैंने कहा मिस सेलिंग वाले को कहीं से कुछ आप यार ये प्रोडक्ट ले लो, अच्छा है करके वो इमोशनल डिसीजंस हो जाते हैं। वो बचना है, इसलिए क्या करना है, अवेयर होना है। देखिए मैं समझती हूँ कि अब तक नहीं किया है तो अचानक से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन विमेन
हैं, हैंड होल्डिंग के लिए बहुत लोग हैं, आपको रीच करने के लिए बहुत लोग अवेलेबल हैं। आपको प्लीज थोड़ा स्टेप आउट करना है, इन लोगों से मदद लेनी है, अवेयर होना है। तो सबसे पहले तो मिस सेलिंग से अवेयर होना है। दूसरा, अननेसेसरी लोन्स नहीं लेने हैं, पर्सनल लोन्स से बचना है। उसलिए आप थोड़ा बहुत स्मार्ट प्लानिंग करें, जैसे जितने एक्सपेंसेस को डीले कर सकते हैं वो करें। थोड़ा बहुत क्रेडिट कार्ड का यूसेज भी स्मार्टली करें, नॉट मोर देन 30% ऑफ द लिमिट। फिर नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्यों हैं, इतना टेंशन क्यों है आपको, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपके बच्चे। जैसे मैंने कहा, बच्चे अर्निंग की एज पर नहीं है ना, तब तक पूरा का पूरा बोझ आपके ऊपर है। तो आपकी लाइफ का जितना भी पैसा है जो आपने कमाया है, आप कमा रहे हैं, वो उनको जाना चाहिए। तो इसके लिए नॉमिनेशन लिखना बहुत जरूरी है। और अगर आपके बच्चे माइनर हैं तो गार्डियन का जो अपॉइंटमेंट करना है वो बहुत अच्छी तरीके से करना है। एंड चौथा, अगर 2 बच्चे हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फ्यूचर में, इस वजह से विल को प्रॉपरली मेंशन करना बहुत जरूरी है। देखिए, विल आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि 60 के बाद ही लिखना जरूरी है। जिस दिन से आप कमाने की एज पे हैं या पैसे हैं, आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, क्या क्या है, वो सब आपको सिर्फ मेंशन करना है कि मेरे बाद किस किस को जाए, ताकि वो इजीली चले जाए। और ये सब ना ईज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि अगर आपने विल नहीं लिखी है तो जी। प्रोबेट करवाना पड़ेगा और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वारिसदार हूं तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको प्रोबेट करवा के 6 महीने तक वो सब प्रोसीजर में डालना पड़ेगा। इजी प्रोसेस को फॉलो करें। इस वजह से जानकारी, ये जो मीडियम है जहां से हम इतना अवेयरनेस दे रहे हैं, इस अवेयरनेस से मेरे हिसाब से पल्लवी काफी लोगों को काफी कुछ इंफॉर्मेशन की वजह से कहीं से तो कुछ तो शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं से कुछ तो शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। पूजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को, जितने भी सिंगल मदर्स हैं या बाकी भी जो महिलाएं हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे उन्हें अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, इमरजेंसी फ़ंड बनाना उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, इंश्योरेंस जो है वो कितना ज़रूरी है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्योंकि अगर मुसीबत आ गई तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पूरी सेविंग जो है वो खाली कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो देखा आप सबने कि कैसे अकेले होते हुए भी सिंगल मॉम्स अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रोड मैप बना सकती है। सेहत, सेविंग और सिक्योरिटी तीनों जरूरी हैं। आप अकेली हैं, लेकिन अपने परिवार की फ्यूचर बिल्डर भी आप ही हैं। अगले शो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और नई समझ के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, शक्ति की समृद्धि हर नारी की अपनी कहानी है, अपनी तरक्की है। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।